हिमाचल हर क्षेत्र में बहुत बड़ी एक मैं कह सकता हूं कि पिछड़ता जा रहा है, इस तरह से पिछड़ता जा रहा है। और उस सारी चीज के कारण पूरा हिमाचल प्रदेश आज एक बहुत गंभीर निराशा के दौर में है। अगर निराशा के दौर में अगर हम बात करते हैं तो उसमें प्रमुख रूप से मैं समझता हूं कि एक सबसे बड़ी गारंटी कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में चुनाव आने से पहले दी थी कि हिमाचल प्रदेश के नौजवानों के लिए हम रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। और नौकरियों का जिक्र गारंटी पत्र में उन्होंने किया था कि 5 लाख नौकरियां 5 साल में, 1 साल में 1 लाख नौकरियां। कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरी निकाल दी जाएंगी। इन सारी बातों का जिक्र मैं बहुत पहले भी कर चुका हूं, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता। और नौकरियों का जिक्र इस प्रकार से करते थे कि नौकरियां, पक्की नौकरियां, 53 साल वाली नौकरियां, पेंशन वाली नौकरियां। लेकिन आज 2.5 साल का कार्यकाल बीतने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश का नौजवान उन कही हुई बातों को जो कांग्रेस ने चुनाव से पहले कही थी, एक बार नहीं अनेक बार जो है वर्तमान सरकार को स्मरण करवा रहा है। मैं इस बात को लेकर के जरूर कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के पश्चात लगातार कांग्रेस अपनी गारंटियों को जो वादे किए थे उनसे जो है मुकरने की शुरुआत की। जब हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर भी मैंने इस प्रश्न को पूछा था कि आपने 5 लाख नौकरी का जिक्र किया है, तो मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर कहा था कि 5 लाख नौकरियों का जिक्र नहीं किया था, हमने रोजगार का जिक्र किया था। और जब मैंने वो गारंटी पत्र जो है वहां विधानसभा के सभा पटल पर रख दिया ऑथेंटिकेट करके, तो मैंने कहा कि हो सकता है मुझसे गलती हो जाए, तो ऐसी सूरत में जो विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष हैं वो इसको पढ़ करके सुनाए। और विधानसभा अध्यक्ष जिन्हें वो सारा सुनाया था पढ़ा करके, और जो पढ़ करके उन्हें सुनाया, तो उन्होंने उसमें एक ही बात कही थी कि जो लिखा है वो यही लिखा है कि 5 साल में 5 लाख सरकारी नौकरियां दे दी जाएंगी, 1 साल में 1 लाख नौकरियां दे दी जाएंगी। लेकिन इस बात को लेकर के मैं हैरान हूं कि मंत्री का आंकड़ा कुछ आता है, मुख्यमंत्री का आंकड़ा कुछ आता है, उप मुख्यमंत्री का आंकड़ा कुछ आता है। अगर हकीकत बताऊं, मैं 2.5 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में नौकरियां मिली ही नहीं। सच्चाई यह है कि अगर हिमाचल प्रदेश में कुछ लोगों को, कुछ नौजवानों का अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, वो अपॉइंटमेंट्स वो मिली हैं, वो नौकरियां वो मिली हैं जिन नौकरियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान हमने पोस्टें क्रिएट की थी, फाइनेंस से बजट का उसके लिए प्रोविजन किया था, इंटरव्यू की प्रोसेस शुरू की थी, और इंटरव्यू की प्रोसेस शुरू करने के बाद, इंटरव्यू होने के बाद अपॉइंटमेंट का जो है वो दौर जब शुरू हुआ, तो तब तक के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। इसका श्रेय वो नहीं ले सकते। ऐसी एक नहीं अनेकों नौकरियां हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान जो पोस्टें क्रिएट करने के बाद संचित की गई थी, फाइनेंस से बजट का प्रोविजन करने के बाद और सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हमारे हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को मिली है। अभी हिमाचल प्रदेश में अगर सही मायने में कहूं, नई भर्ती की अगर शुरुआत हुई तो पुलिस की भर्ती एक पहली ऐसी भर्ती थी जिस भर्ती की शुरुआत उन्होंने की। और नई भर्ती की शुरुआत करने के लिए जो मुख्यमंत्री बार बार इस बात का जिक्र करते, कांग्रेस के हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, कि हम पारदर्शिता के साथ करेंगे,
और पूर्व की सरकार का जिक्र करते हैं, पेपर लीक का जिक्र करते हैं, ऐसी चीजें नहीं होने देंगे, बातों को लेकर के बात कही थी। लेकिन आज मैं आप सबके माध्यम से मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से पूछना चाहता हूं, 2.5 साल के कार्यकाल में एकमात्र पुलिस की भर्ती जिसका अभी तक परिणाम नहीं आया, लेकिन उस पुलिस की भर्ती में गंभीर आरोप जो अभ्यर्थी हैं, जो बच्चे एग्जाम देने के लिए गए हैं, उन्होंने लगाए। आरोप ऐसे नहीं है कि भी उन्होंने सिर्फ आरोप लगाने के लिए कोई गुमनाम चिट्ठी लिखी हो। आरोप लगाए हैं वीडियो अपलोड करके सोशल मीडिया में कि फलाना फलाना, चाहे वो शिमला का जिक्र है, चाहे वो पालमपुर का जिक्र है, चाहे वो चंबा का जिक्र है, कि एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर खुले तौर पर चीटिंग हो रही थी। नौजवान वहां पर ग्रुप में बैठ करके डिस्कस करके पेपर जो है वहां पर सॉल्व कर रहे थे। और उन्होंने इस बात को भी कहा है कि अगर इस सारी बात पर आपको भरोसा नहीं है तो उन स्थानों के जो एग्जामिनेशन सेंटर थे उसकी सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग निकाली जाए और उसमें निकालने के बाद आपको मालूम पड़ेगा क्या हुआ। और जो कैंडिडेट है उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि कोई भी आदमी बिना चेकिंग के एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर तक आ सकता था, मोबाइल भी साथ लेकर के जा सकता था और अंदर जाकर के भी बहुत ज्यादा इस बात को लेकर के पूछताछ थी। और इसका दूसरा पार्ट में अगर आपके ध्यान में लाओ, क्या यह सत्य नहीं है कि वहां कांगड़ा के अंतर्गत जो है 2 लोगों की इसमें जो है जवाली के रहने वाली है, उनकी गिरफ्तारी हुई है, विक्रम और बलविंदर की। उनसे पूछताछ के बाद पुलिस ने क्या महसूस किया, क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन की जो प्रक्रिया होने के बाद जो है उनसे पूछताछ में क्या निकला, ये सार्वजनिक होना चाहिए। अब ये आरोप लग रहे हैं कि पुलिस की भर्ती से पहले एग्जाम को पास करने के लिए हरियाणा में, दिल्ली में कैंडिडेट्स को बुलाने की प्रक्रिया शुरू हुई और लाखों रुपए ले करके इस भर्ती में उनको पास करने का वादा किया गया। वादा करने वाले कौन थे और वादा करने के साथ साथ कौन वो अभ्यर्थी थे जिनको बुलाया गया था? मेरी जानकारी के मुताबिक 15-16 लोगों को इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश सरकार का दबाव लगातार इस बात के लिए है कि जो सीसीटीवी की जो रिकॉर्डिंग है उसको सार्वजनिक ना किया जाए। सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग के साथ साथ में किसी सूरत में ये पेपर जो है रद्द नहीं होना चाहिए, इसलिए पेपर लीक हुआ है ये बात कहीं से नहीं आनी चाहिए। इस बात का दबाव जो है लगातार नीचे तक डाला गया है सरकार की ओर से पुलिस के अधिकारियों के ऊपर, और हम इस बात को देख रहे हैं। अगर पेपर लीक पर कार्रवाई हो सकती है तो चीटिंग पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? प्रश्न तो यह है। क्या उसको सरकार ने छूट दे रखी है कि पेपर अंदर जो है ग्रुप में बैठ करके चीटिंग करके सॉल्व किया जा सकता है? क्या इसकी इजाजत दे रखी थी? यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और जहां तक हमारी पुलिस भर्ती का अगर जिक्र करते हैं तो रात को मुझे मालूम पड़ा और सुबह 8:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबसे पहले पेपर रद्द किया था। और पेपर रद्द करने के पश्चात एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी और एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए
हमने उसी दिन जो घोषणा की, उसके बाद हमको लगा कि पुलिस डिपार्टमेंट पुलिस के इस पेपर को कंडक्ट कर रहा है, इस एग्जाम को कंडक्ट कर रहा है, ऐसी सूरत में फिर इन्वेस्टिगेशन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। तुरंत हमने उसके तुरंत बाद फैसला लिया कि हिमाचल प्रदेश पुलिस जो एसआईटी है, इन्वेस्टिगेशन में वो भी मदद करे, लेकिन सारी की सारी जांच हमने सीबीआई को सौंपी थी। इसको कहते हैं कि सरकार अगर अपने आप में साफ है, सरकार अपने आप में स्पष्ट है, अगर सरकार हमारे हिमाचल प्रदेश के नौजवानों के साथ धोखा ना हो, ईमानदारी से जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने मेहनत करके इस पेपर को पास करने के लिए जो प्रयत्न किए हैं, उनकी मेहनत पर पानी ना फिरे, उस बात को सुनिश्चित किया सीबीआई की जांच, पेपर नए सिरे से। लेकिन यहां जांच का दायरा हम जो है बढ़ा करके हम इसको देख रहे हैं। लेकिन मैं प्रश्न खड़ा करता हूं, अगर बिमल नेगी के मामले में जो बात आ रही है, जिसको मुख्यमंत्री ने भी एक तरह से स्वीकार किया है कि पेन ड्राइव मिला था, उसको फॉर्मेट किया था और फॉर्मेट करने के बाद उसको रिट्रीव कर दिया, तो संभावनाएं इस बात से भी मना नहीं की जा रही है कि हिमाचल प्रदेश में जो एग्जाम कंडक्ट किया गया है पुलिस का, उसमें जो सीसीटीवी की जो रिकॉर्डिंग है, उस रिकॉर्डिंग को भी बर्बाद कर सकते हैं, उसको भी मिटा कर सकते हैं, सबूत को नष्ट किया जा सकता है। ये आशंका भी हिमाचल प्रदेश के नौजवान जिनने पुलिस की इस भर्ती में एक कैंडिडेट होने के नाते एग्जाम दिया है, उनकी भी आशंका है और पूरे प्रदेश की भी आशंका है। लेकिन प्रश्न पैदा होता है कि आखिरकार इतना गंभीर आरोप, नौजवान जो है सोशल मीडिया में अपना वीडियो अपलोड लगाने के बावजूद अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन उसके विपरीत आप देखिए, सरकार की ओर से ना कोई टिप्पणी आई है, सरकार की ओर से ना कोई इस बात को लेकर के कोई जानकारी सार्वजनिक की गई है, और सरकार की ओर से अभी तक इस सारे मामले में कार्रवाई क्या हो रही है, इस बात को लेकर के बिल्कुल चुप्पी साधी। अब तो प्रश्न ये भी हो रहा है, पेपर लीक और चीटिंग में हिमाचल प्रदेश सरकार अब डिफरेंस जो है वो जो है हमको बताए तो सही। आखिरकार तरीका गैर कानूनी वो भी था और तरीका गैर कानूनी ये भी है। क्या आप इस गैर कानूनी तरीके से जो चीटिंग अगर हॉल के अंदर जिसके आरोप, गंभीर आरोप बार बार और लगातार लग रहे हैं, उसको आप अनुमति दे दी है कि वो गैर कानूनी नहीं है? इस बात को लेकर के प्रदेश सरकार स्पष्ट तो करे, लेकिन स्पष्ट करने की स्थिति नहीं बन पा रही है। इसलिए हम सरकार के ऊपर इस आरोप जो जिसको हमने नहीं, हमसे पहले उन नौजवानों ने लगाया है, जिन नौजवानों ने पुलिस की भर्ती में भाग लिया है, इस आरोप की पुष्टि होती दिख रही है। और सरकार इस सारे मामले को लेकर के गंभीर नहीं दिख रही है, और हम ये कह रहे हैं कि इस सारे मामले की जांच जो सरकार जिस तरह से इसको रफा दफा करने की कोशिश कर रही है, उसमें जो तथ्य हैं उन तथ्य को सार्वजनिक करे। और सही बात तो यह है कि आवश्यकता तो इस सारे पेपर को नए सिरे से कराने की मांग उठ रही है, क्योंकि अगर चीटिंग हुई है तो वो गलत हुई है। और ये आरोप जो है, एकमात्र भर्ती जो हिमाचल प्रदेश में 2.5 साल के कार्यकाल के बाद कांग्रेस ने की पहली भर्ती, उसमें लग गया। हमारे दौरान हिमाचल प्रदेश में लगभग 60,000 नौकरियां हमने, सरकारी नौकरियां जो है हिमाचल प्रदेश में विभिन्न भर्तियों के माध्यम से दी है 5 साल के कार्यकाल में।
और यहां भर्ती सरकार की ओर से सिर्फ एक पुलिस की भर्ती शुरू हुई थी, उस पर भी गंभीर प्रश्न खड़े हुए। और ऐसी सूरत में मैं सरकार से आग्रह कर रहा हूं, मैं खासतौर से इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहा हूं कि सारी बात को हल्के में ना लें। हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को, भविष्य को बर्बाद करने के लिए, तबाह करने के लिए आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर को आपने भंग कर दिया, और भंग करने के बाद 2.5 साल के बाद भी अभी तक वो ठीक तरह से फंक्शनल नहीं हो पाया। और हकीकत तो ये थी कि सही बात में उसमें जो दोषी लोग, जिन लोगों ने पेपर लीक किया था, जिसका जिक्र आप बार बार करते रहते हैं, हर जगह करते रहते हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करते, सख्त कार्रवाई करते, जो भी कार्रवाई करनी थी वो कार्रवाई करने के बाद प्रदेश के बच्चों का भविष्य तो बर्बाद नहीं करते। सही मायने में काम करने की नियत नहीं है। हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को नौकरी मिले, रोजगार मिले, ये प्राथमिकता वर्तमान सरकार की है ही नहीं। अभी हाल ही में हम इस बात को लेकर के देख रहे हैं, नर्सिंग के पीछे आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई। उसमें भी गंभीर मामले ध्यान में आया कि भर्ती के लिए जो इन्होंने जो ठेका दे रखा, ठेका ही मैं कह सकता हूं, कांग्रेस पार्टी ने भर्ती का ठेका दे रखा है आउटसोर्स एजेंसीज को, और आउटसोर्स एजेंसी सारी की सारी इनके नेताओं की है। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। उसमें हमारे विधानसभा क्षेत्र से भी एक नेता है जिसको, जो उनके बहुत नजदीक बनते हैं, लेकिन उनको भी एक एजेंसी बना करके आप भर्ती करो, कई जिले की एनटीटी की भर्ती उनको भी दी गई। क्या यह सत्य नहीं है कि गंभीर आरोप लगे गए, भर्ती से पहले पैसे मांगे गए? और आज के इस दौर में भी वो सारी चीजें चली हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार इन सारी बातों को इतना हल्के में लेती है। और एक वीडियो आपने देखा होगा कि भर्ती का प्रक्रिया का जो एक सेंटर जहां पर इंटरव्यू हो रहे थे, वहां का दरवाजा आने का अलग से है, लेकिन बैक डोर से एक दरवाजा खोल करके वहां से भर्ती की एंट्री की जा रही है। यह गंभीर आरोप हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सुखोई सरकार के ऊपर है, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के नौजवानों के ऊपर यह बहुत बड़ा अन्याय किया है, उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। एक तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर को भंग करके 2.5 साल तक उसमें से कोई भर्ती नहीं हो पाई, और दूसरी हिमाचल प्रदेश में भर्ती की प्रक्रिया पर पूरी तरह से रोक लगा दी आपने। और भर्ती की प्रक्रिया रोक लगाने के साथ साथ में आपने एकमात्र भर्ती की, उस पर भी पुलिस की भर्ती में गंभीर आरोप है। और जो हमको जानकारी मिल रही है कि जो ट्रांजैक्शन इसमें हुई है वो लाखों रुपए की हुई है। जो 35 लाख से ऊपर के जो है वो पैसा जो है, उसमें जो ये पेपर पास करने वाले, इनके कहने पर जो है वो अलग अलग तरीके से कहां वो पैसा दिया गया, किससे लिया गया, इन सारी चीजों को लेकर के बातें आ रही हैं। और इसके अलावा मैं यही कहूंगा कि कई जगह तो ऐसे भी बताया गया कि जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड लेकर के ही नहीं आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको एग्जाम में बैठने के लिए अनुमति दे दी गई। ये भी एक आरोप कहीं से लगा है। और जो मोबाइल को अंदर ले जा करके एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जामिनेशन सेंटर में, वहां पर इसकी अनुमति किसने दी थी? इसलिए इन सारी बातों की जांच जो है, मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक है। ये 2 लोगों की गिरफ्तारी से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। और ये जो गंभीर आरोप लगे हैं, इस पुलिस की भर्ती का परिणाम तब तक के लिए स्थगित करना चाहिए जब तक के लिए ये इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है। और ये इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस बहुत जल्दी पूरी होनी चाहिए ताकि बच्चों को न्याय मिल सके। जांच किससे करवाने की आप मांग करें, क्योंकि अभी तो लिमिटेड, अभी कांगड़ा पुलिस जांच कर रही है, और पहले भी आपने कहा जब पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ था, एसआईटी गठित हुई, उसके बाद आपने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे।
अब क्या मांगे, अब किससे, क्या एसआईटी से जांच करवाई जाए, क्योंकि अभी तो लिमिटेड सेंटर की जांच हो रही है। मैं तो उस बात को लेकर के, ये मामला तो इस प्रकार का है, अभी एक सेंटर या दो सेंटर पर जब प्रश्न खड़ा हो गया सारी भर्ती पर, तो ये जांच पूरे प्रदेश के स्तर पर होनी चाहिए। एटलीस्ट एसआईटी तो कॉन्स्टिट्यूट होनी ही चाहिए। और एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करने के, अगर आपको लगता है कि सारे मामले को लेकर के गंभीर विषय है, तो इसमें तुरंत जो है, मुझे लगता है कि इस भर्ती की प्रक्रिया को रोक करके इस जांच को तुरंत कुछ दिनों में ही पूरा करने के पश्चात जो है निर्णय लिया जाए, और आवश्यक हो तो सीबीआई की जांच भी करने की इसमें हम मांग करते हैं। सर, आपने कहा ट्रांजैक्शन हुई है, किसके नाम से हुई है और किसको हुई? देखो, ये जो दो लोग पकड़े गए हैं, उन्होंने कहा है कि पैसे लिए हैं। जो जानकारी हमको मिली है, जो सोर्सेज से जो जानकारी मिली है, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है। उन्होंने कहा कि हमने कहा तब कि हम आपको पास कर देंगे, और ऐसी सूरत में ये जांच का विषय है निश्चित रूप से, कि पैसा कहां से लिया, किसने लिया, कितना लिया, इन सारी बातों को लेकर के जो जांच का मैं जिक्र कर रहा हूं, उसके माध्यम से सारी चीजें स्पष्ट आनी चाहिए, बाहर आनी चाहिए। सर, रेरा के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर उच्च न्यायालय ने आज कहा है कि बुधवार तक हो जानी चाहिए। साथ ही सरकार को जनहित याचिका में नियुक्ति लटकाने को लेकर 5 लाख की कॉस्ट लगाई है, क्या कहेंगे? देखिए, टोटल एक्सपोज हो गई है हिमाचल प्रदेश की सरकार। पारदर्शिता कहीं भी नहीं है। चाहे वो रेरा के चेयरमैन के संबंध में, जब चीफ जस्टिस ने जो अपनी सिलेक्शन की जो प्रोसेस होती है उसको कंप्लीट करने के बाद गवर्नमेंट को सारी प्रक्रिया के अनुसार कागज भेज दिए हैं, अपना रिपोर्ट भेज दिया है इवैल्यूएशन का, उसके पश्चात रेरा के चेयरमैन का फैसला नहीं करना सीधी बात है कि सरकार चीफ जस्टिस के उस फैसले से लगता है हट करके कुछ सोच रही है। अगर हट करके सोच रही है तो इस सारी बात का एक ही संदेश जाता है कि चाहे वो पुलिस की भर्ती है, चाहे वो एनटीटी की भर्ती है, चाहे वो नर्सों की भर्ती जो एजेंसीज कांग्रेस के नेताओं के पास है, जो आउटसोर्स की एजेंसीज, कहीं भी पारदर्शिता नहीं। जब चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट के उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन उनने भेजी है, उसको ही स्वीकार करने के लिए वर्तमान सरकार तैयार नहीं है, तो कोई भी भर्ती हिमाचल प्रदेश में निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ नहीं हो सकती है। और जो आज जो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है, उस पर जो टिप्पणी की है, मुझे जानकारी मिली है शायद 5 लाख रुपए का उनने कॉस्ट भी उसमें डाली है। ये शर्म से डूब मरने की बात है सरकार के लिए। मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा अमाउंट, और अमाउंट की तो बात छोड़िए, इस प्रकार की टिप्पणी के साथ ऐसा सरकार की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी करते हुए इस प्रकार की फाइन पहले हुई हो। और दूसरी बात, और सारी चीजें जो यहां से रेरा का ऑफिस शिफ्ट करने की बात कही गई है धर्मशाला के लिए, और धर्मशाला के लिए रेरा का ऑफिस, और उसके बाद जो ट्रिब्यूनल का स्थान भी शायद मुझे लगता है कि यहां से बदलने की बात आ रही है। उन सारी चीजों को लेकर के सरकार की मंशा क्या है, ये बहुत बड़े प्रश्न खड़े कर रहे हैं। जानबूझ करके कि इसको मतलब जवाब को लटकाया जाए, डिले किया जाए, ये उनकी एक सोच है, जिस बात को लेकर के मुझे लगता है कि माननीय उच्च न्यायालय ने आज जो है वो अपनी टिप्पणी की है। सर, आपको क्या लगता है कि लंबे समय से हम देख रहे हैं कि क्या कोई भर्ती माफिया जो अंतर्राज्यीय स्तर पर जो है एक्टिव है, कोई ऐसा गिरोह है, क्या सरकार के संरक्षण में ये सब होता है, और लंबे समय से ये माफिया पूरी तरह से एक्टिव है? देखिए, मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, संरक्षण प्राप्त हो चाहे ना हो, पहली बात है, अगर इस प्रकार से प्रश्न खड़े होते हैं तो आत्मविलोकन के लिए, अवलोकन के लिए सरकार को अपने आप फैसला लेना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि हमने सीबीआई की जांच की,
पुलिस की भर्ती में, और शेड्यूल जो पीरियड था, जिस पीरियड के अंतर्गत वो हमने भर्ती की प्रक्रिया करनी थी, उसकी प्रक्रिया शुरू करके उसको भी भर्ती का उसको पूरा किया बिना किसी प्रश्न के। और जो सीबीआई की हमने जांच उस वक्त शुरू की थी, राष्ट्रीय स्तर पर जो ऐसे गिरोह हैं जो पेपर लीक करने में और इस प्रकार की जो परीक्षाएं होती है उसमें अपना धंधा चलाने के लिए जो काम करते हैं, उनको एक्सपोज किया था। आपकी जानकारी के लिए, हिमाचल प्रदेश की उस सीबीआई की जांच के माध्यम से हिमाचल के बाहर दूसरे राज्यों के पेपर से जुड़े हुए तार भी निकले उसमें। राजस्थान, जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वहां 19 भर्तियां जहां पेपर लीक हुए थे, उनके साथ भी उनके कनेक्शन निकले थे। और स्वाभाविक रूप से जो गलत काम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। संरक्षण प्राप्त है चाहे नहीं है, गलत काम करते हैं इतना ही पर्याप्त है मुझे लगता है। लेकिन फिर भी जो यहां हिमाचल प्रदेश में पुलिस की भर्ती में जो गड़बड़ी हुई है, उसको दबाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई है? एनटीटी की भर्ती के लिए मैं इस बात को लेकर के श्रेय लेने की कोशिश कर रही है अपने लोगों को। 10,000 रुपए केंद्र सरकार एनटीटी के एक कैंडिडेट के लिए दे रही है। केंद्र सरकार का बजट प्रोविजन है, उसमें प्रदेश सरकार किस बात का श्रेय ले रही है? लेकिन भर्ती में उनके ठेकेदारों को, उनके जो आउटसोर्स एजेंसी जो बनाई गई है, जो धड़ाधड़ रजिस्टर की गई है, एक नहीं मैं 20 आदमी के नाम बता सकता हूं आपको, जो किन किन नेताओं के नाम पर, किन किन नेताओं के रिश्तेदार के नाम पर है। उनको बेनिफिट देने के लिए 10,000 की अमाउंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, लेकिन उसके बावजूद उन अभ्यर्थियों को उसमें से मात्र 6,000 बाकी जो है वो एजेंसी को जाएगा। ये सब करने की आवश्यकता है क्या? क्या हिमाचल प्रदेश भर्ती की प्रक्रिया को और माध्यम से नहीं कर सकती? आउटसोर्स ही एकमात्र जरिया रह गया। आउटसोर्स इसलिए रह गया क्योंकि वो सीधा सीधा अपने लोगों को लाभ देना, अपने लोगों को काम देने का एक रास्ता निकाला है, और जिसमें मन चाहे तरीके से कांग्रेस के लोग अपनी मेरिट सूची, अपनी लिस्ट बना करके तैयार कर रहे हैं, कांग्रेस के लेटर पैड पर चिट्ठियां जा करके इस सारी बात के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। ये मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूँ। सर, एक मंत्री भी इस्तीफा देने वाले थे 2 दिन पहले, और ट्रांसफर माफिया की उन्होंने बात कही है। ट्रांसफर माफिया काम करता है शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग में, ये कितने गंभीर मानते हैं? देखिए, मैं एक बात बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। 1 साल हिमाचल प्रदेश में सरकार का हुआ था, तब पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ हिमाचल प्रदेश में। बहुमत होने के बावजूद राज्यसभा की सीट वो हारे। 6 कांग्रेस के विधायक बागी होकर के निकल गए। 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन था, वो भी नेतृत्व के खिलाफ, बगावत नेतृत्व के खिलाफ थी, नेतृत्व के खिलाफ बगावत से बाहर निकल गए। और उसके पश्चात उस वक्त भी हिमाचल प्रदेश की सरकार में जो सबसे छोटी उम्र के मंत्री हैं, उन्होंने यहीं पर ही विधानसभा के परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना त्याग पत्र देने की घोषणा की थी। और 2.5 साल के बाद इसी कांग्रेस की सुखू सरकार में हिमाचल प्रदेश के सबसे वरिष्ठ मंत्री अपने पद से त्याग पत्र देने की बात कही। कि भले यह अलग बात है कि उनके बेटे ने अनाउंस किया, पिता का त्याग पत्र बेटे ने अनाउंस किया, और पिता के ऊपर दबाव आने के बाद उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, कुछ शिकवे शिकायत थे, हमारे कुछ मसले थे, जिन मसलों को लेकर के अब हमने सुलटा दिया है, और मंत्रिमंडल से त्यागपत्र नहीं दिया। लेकिन बेटे ने टिप्पणी करके सोशल मीडिया में डाला कि आप जो है कुर्सी का आनंद लेते रहो। पिता के बारे में आप सोशल मीडिया में पुत्र ने डाला हुआ है, जो मेरी जानकारी के मुताबिक। तो ये इस तरह की स्थिति हिमाचल प्रदेश में है, जब नेतृत्व के ऊपर भरोसा विधायकों का नहीं, नेतृत्व के ऊपर भरोसा मंत्रियों का नहीं रह गया, नेतृत्व के ऊपर भरोसा प्रदेश की जनता का नहीं रह गया। तो मुझे लगता है कि ऐसी सूरत में
इस पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं बनता है। नैतिकता बनती है मुख्यमंत्री को ऐसे गंभीर आरोप जो लग रहे हैं सरकार के ऊपर, उनके साथियों के ऊपर, ऐसी सूरत में विचार करना चाहिए, त्याग पत्र देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो जिस तरह से केंद्र से प्रदेश को 2000 करोड़ आपदा के समय में नुकसान के लिए दिया गया है, सरकार कह रही है वो उनके मुंह में जीरे के समान है, और नेता प्रतिपक्ष और बाकी सांसदों ने भी वहां पर आवाज नहीं उठाई, इसलिए खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा। देखिए, मैं इस बात को लेकर के बड़ा विस्तार से पहले भी बातचीत कर चुका हूं। ये आदत है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं की, खासतौर से सुखविंदर सिंह सुक्खू और इनके मंत्रियों की, कि रोना तो रोते हैं, लेकिन जब मदद आती है तो उसके लिए धन्यवाद करने का शब्द इनके पास उपलब्ध नहीं होता है। अगर हिमाचल प्रदेश में आज डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं तो इस वजह से चल रहे हैं कि केंद्र सरकार की मदद मिल रही है। अगर सड़कों का निर्माण हो रहा तो पीएमजीएसवाई का पैसा आ रहा है, नाबार्ड का पैसा आ रहा है, वर्ल्ड बैंक का पैसा आ रहा है, सीआरएफ का पैसा आ रहा है। अन्यथा 1 मीटर भी सड़क बनाने की स्थिति हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार की नहीं है। अगर पेयजल योजना चल रही है, सारा का सारा पैसा केंद्र की जल शक्ति विभाग की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से आ रहा है, टोटल, जिसको मैं कह सकता हूं। अपने बजट प्रोविजन में तो कटौती है, पीडब्ल्यू में, आईपीएच में और सारे डिपार्टमेंट में कटौती है। और ऐसे में अभी हिमाचल प्रदेश के लिए जो 2006 करोड़ रुपए एनडीआरएफ के दिया गया, ये पैसा वो पैसा है जो ओवर एंड अबव दिया गया है, जो हिमाचल प्रदेश में जो डैमेजेस हुए थे बाढ़ और बरसात के कारण, उसके बाद जो उनका क्लेम था, उस क्लेम के अगेंस्ट ये पैसा दिया गया है। और ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इससे पहले 2000 करोड़ के लगभग पहले हिमाचल प्रदेश की सरकार को केंद्र दे चुका है। अगर इन दोनों को मिलाया जाए, 2000 करोड़ पहले का, 2000 करोड़ रुपए ये, तो 4000 करोड़ रुपए आपको मिल गया। उसके बावजूद भी शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। 4000 करोड़ रुपए आपको केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश में उन लोगों की मदद के लिए मिला है जिनका घर चला गया, जिनका घर रहने के लायक नहीं रहा, जिनका नुकसान हुआ। और मैं इस बात को लेकर के कहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने जो पात्र व्यक्ति थे, जिनके घर उजड़ गए, जिनका घर बह गया, उनको अभी तक जो है राहत नहीं मिल पाई है। सब लोगों को राहत नहीं मिला, कुछ लोगों को, चुनिंदा लोगों को, प्रभावशाली लोगों को, जिनका कांग्रेस के लेटर पैड पर जो है चिट्ठी डाल करके, प्रस्ताव डाल करके उनको कुछ को मिला होगा, लेकिन आम जन जिनका घर बर्बाद हुआ बरसात के कारण, बाढ़ के कारण, उनको अभी तक भी इंतजार है। आप मेरे विधानसभा क्षेत्र में चलिए, मैं आपको बताऊं, उस इलाके में जाऊंगा तो आप हमारे साथ में अगर चलेंगे, मीडिया के लोग चलेंगे, तो आप हाथ खड़ा करके लोगों को पूछना, मैं चुप बैठा रहूंगा, मैं दूर जाऊंगा, आप अपने अकेले जाइए। 90% लोग जो प्रभावी हुए हैं उनको पैसा नहीं मिला अभी तक। चुने हुए कुछ चुनिंदा लोगों को कुछ लाभ मिला है, और चुनिंदा लोगों को लाभ तो कुछ लोगों को ऐसा मिला है जिनका कोई नुकसान नहीं हुआ है। हमने विधानसभा के अंदर भी ये बात कही है, घर सलामत है लेकिन 7 लाख रुपए सरकार से ले लिया है, क्योंकि वो कांग्रेस के हैं, सरकार के आदमी है, हमारा पुराना आदमी है, हमारा पक्का आदमी है, उनको मिले। तो ऐसी सूरत में मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि ये जो पैसा केंद्र से मिला है, आप धन्यवाद तो करने के लिए तो आपके मुंह में जुबान है नहीं, वो आप करेंगे नहीं, लेकिन ये पैसा पात्र लोगों तक पहुंचे, ये बहुत आवश्यक है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का जो एक हिमाचल प्रदेश के लिए एक भाव है कि नुकसान हुआ है गरीब लोगों का, उनकी मदद होनी चाहिए, उन्होंने अपनी ओर से ईमानदारी से वो मदद हिमाचल प्रदेश में सरकार को दी है। सरकार इस मदद को पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, ये मेरा आग्रह है। अब भी क्या इसमें बंदरबांट की आपने पहले भी आरोप लगाए थे, बंदरबांट की जांच की भी बात उस दौरान कही गई थी नरेंद्र मोदी के माध्यम से। अब तो बड़ी धनराशि आई है 2000 करोड़, तो क्या इस बात की गारंटी नहीं कि फिर से वही बंदरबांट होगी?
निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये बिल्कुल वही होगा। निश्चित उसमें ईमानदारी का तो सवाल पैदा नहीं। वर्तमान सरकार में ईमानदारी जैसी चीज है ही नहीं, वो शब्द ही नहीं है इस वर्तमान सरकार का। ईमानदारी के साथ काम होगा इस बात की संभावना ही नहीं है। इस बात को मैं बड़ा साफ कह रहा हूं। और बंदर बांट होगी। 93,000 मकान हिमाचल प्रदेश में दिए गरीब लोगों के लिए ताकि उनका आशिया बने, आपका घर बने। लेकिन किसको दिए जा रहे हैं? कुछ लोग पात्र व्यक्ति होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो उनके हिसाब से, उनकी सुविधा के हिसाब से, उनकी पार्टी के हिसाब से वो पैसा बांटा जा रहा है, उनको घर दिया जा रहा है। थैंक यू। ठीक है भाई।